हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 आज शुरू करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सिर्फ 8 चैप्टर आपके क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है, जिसमें से क्लास हम तीसरा चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं। आई होप क्लास आपने शुरू के 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा, उनके हेडिंग्स को लर्न कर लिया होगा, उनके अंदर का डेटा एक्सप्लेनेशन हर चीज़ अच्छे से समझ लिया होगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्लास। चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या फिर इसको एलपीजी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया 1991। आप क्लास मंथ याद रखना, भले ही डेट नहीं। जुलाई 1991 में क्लास इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, यानी कि हमारी सरकार ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च कर दी। अगर मैं 1991 से पहले की बात करूं तो 1950 से लगभग 1990 तक सरकार सारी चीजें अपने अंडर रखती थी। एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ 1991 में। सरकार की जो पुरानी सोच थी, सरकार की जो पुरानी विचारधारा थी, सरकार ने वो चेंज कर दी क्लास। और जो भी ओल्ड रूल रेगुलेशन थे उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिए क्लास, और नए रूल, नए लिबरल पॉलिसी, नई क्लास ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन को लॉन्च किया, जिसकी वजह से क्लास इंडिया की हालात जो है वो काफ़ी बेहतर हो गए। अगर आपको ना पता हो मैं बता दूं, 1991 से पहले इंडिया के हालात ना बहुत खराब थे। हर एक सेक्टर में क्लास डाउन था, स्टैग्नेशन था। हर एक चीज़ क्लास, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, कर्जा इकट्ठा हो गया था हमारे पास, इंपोर्ट बिल भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। जो हालात श्रीलंका के हो गए थे, जो हालात क्लास अभी पाकिस्तान के हैं क्लास, वैसे ही हालात इंडिया के 1990 से पहले, 1991 के टाइम से पहले क्लास हो गए थे। उस समय पे क्लास हमारी सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर था, इकॉनमी को चलाए कैसे। शुक्र है क्लास डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव थे क्लास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर। इन दोनों ने मिलके पूरी तरीके से क्लास इकोनॉमी को रिवाइव किया, सरवाइव किया क्लास। और इन्होंने, इनके डिसीजन से ही आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर क्लास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। ध्यान रखना, इन दोनों की मदद से डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव थे क्लास उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों की सहमति से नरसिम्हा राव ने क्लास इनको सजेस्ट किया कि भाई आप रिफॉर्म्स लेके आओ। तो सबसे बड़ा योगदान क्लास आप कह सकते हो डॉक्टर मनमोहन सिंह का। बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स थे क्लास, और इन्होंने, मतलब अभी भी हैं, लेकिन इन्होंने क्लास जो है इकोनॉमिक पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझा और हमारे कंट्री में लागू किया, जिसके बाद से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स था इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर और क्या क्या पॉइंट्स थे रिफॉर्म्स के अंदर। सबसे पहले क्लास रिफॉर्म्स के अंदर 3 चीजें आती हैं, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। एकदम से शॉर्ट में समझते हैं कि ये चीज आखिर है क्या, फिर क्लास पूरे चैप्टर में हमें इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। लिबरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है जो लाइसेंसिंग राज था ना उसे खत्म करना। पहले बाहर से कोई कंट्री इंडिया में आती थी, उसे बहुत तरीके के लाइसेंस लेने पड़ते थे। सरकार उन्हें बहुत रोकती थी किसी ना किसी तरीके से, कि भैया रेड टेपिज्म होता था, उनको बहुत ज़्यादा घूस लगता था, उन्हें परमिशन नहीं मिलती थी आने की। और अपने देश में भी जो कारखाने चला रहे हैं क्लास, उनके ऊपर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। इन सारे रेस्ट्रिक्शंस का दी एंड कर दिया, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। किसी लाइसेंस की आपको अब जरूरत नहीं है। लिबरलाइजेशन, अपना धंधा व्यापार अच्छे से करो, सरकार नहीं रोकेगी आपको। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। आपको पता है क्लास पब्लिक सेक्टर का रोल कितना बढ़ गया था। 1990 से पहले की अगर हम बात करें, सारी चीजें सरकार अपने हाथ में रखती थी। लेकिन क्लास 1991 के बाद सरकार ने धीरे धीरे क्लास प्राइवेट सेक्टर के हवाले चीज़ों को करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, ये काम भी प्राइवेट वाले कर सकते हैं, ये काम इवन क्लास रेलवे जो है वो भी कहीं ना कहीं क्लास प्राइवेट के हवाले धीरे धीरे जाने लगा है। उसके बाद है क्लास ग्लोबलाइजेशन। अपनी इकोनॉमी को कंपटीशन के लिए ओपन कर देना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ आर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ के चलो, मतलब हम पूरा वर्ल्ड एक है, हम इंडिया नहीं, हम पूरा वर्ल्ड है, हम अर्थ है। हम किसी भी कंट्री से कोई भी सामान ले सकते हैं, दे सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं क्लास, जाके घूम फिर सकते हैं क्लास। वो लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमने कोई इन्वेंशन किया उनसे उनको हेल्प मिलेगी, उन्होंने कुछ इन्वेंट किया तो वो हमें हमारे साथ शेयर करेंगे। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल एज बोलते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 चीजें थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर या इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। दीज ऑल आर 3
कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, LPG। L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, G स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास आगे चल के। यहाँ पे कंपोनेंट तो मैंने बता दिए रिफॉर्म्स के। सबसे बड़ी चीज ये है क्लास कि रीजंस क्या थे, क्यों ऐसा हुआ कि हमसे, देखो अभी रिफॉर्म्स की बात करें ना तो चाइना हमसे पहले रिफॉर्म्स ले आया था अपनी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान भी हमसे पहले रिफॉर्म्स ले आया था। मतलब हर रिफॉर्म लाने में चाइना पाकिस्तान के अगर कंपैरिजन में बात करें तो रिफॉर्म्स लाने में हम सबसे पीछे रह गए, बिकॉज हमारी कंट्री सही चल रही थी। लेकिन जब सर देखो ये रिफॉर्म्स बहुत बड़ा डिसीजन है और इसके अंदर क्या क्या डिसीजन लिया गया वो सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत बड़े डिसीजन है, सरकार को भी सोच समझ के ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। मतलब इकोनॉमी सर्वाइव कर जाएगी या और ज़्यादा गड्ढे में चली जाएगी। ठीक है, रिफॉर्म्स लाने के सबसे पहला रीजन है राइज इन प्राइसेस। महंगाई 16%, लगभग 16% तक बढ़ गई थी महंगाई 6% से। आप इमेजिन कर सकते हो 6-7% से महंगाई 16% तक, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। गरीब लोग जो वो चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्लास रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी। राइज इन प्राइस, इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, हाइपर इन्फ्लेशन कह सकते हो, बहुत ज्यादा महंगाई, चीजें छोटी छोटी चीजें भी बहुत महंगे दाम में मिल रही थी। आरबीआई नोट प्रिंट कर रहा था, जिसकी वजह से क्लास मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो हर चीज का रेट बढ़ेगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी और गरीब लोग क्लास उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो। सेकंड इज राइज इन फिस्कल डेफिसिट। हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था, इतना कर्जा हमारे ऊपर हो गया था कि हमारी टोटल एक्सपेंडिचर साल भर का अगर 100 रुपए है तो उसमें से 36 रुपए, 36 रुपीज हम सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे थे। पूर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, 40 साल सरकार ने चीजों को अपने अंडर रखा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अकॉर्डिंग सरकार ने मेजर इंडस्ट्रीज को अपने पास रखा, लेकिन क्लास कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब का जो परफॉर्मेंस था वो बिलो एवरेज था। यानी सरकार ने 40 साल बिताए लेकिन देश का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर पाई। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हम एक्सपोर्ट अगर 100 कर रहे थे तो इंपोर्ट 150 कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस था वो नेगेटिव चला जा रहा था। इसको बोलते हैं डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बीओपी हमारा नेगेटिव हो गया था। आपने पढ़ा भी होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव हो गया था, इतनी बुरी हालात हो गई थी। ठीक है, अभी जो -50 है इसकी पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डॉलर बाहर से उधार लेंगे। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भंडार कम हो गया था, हमारे पास लगभग 2 वीक्स का मतलब कि पेमेंट करने के लिए भी हमारे पास क्लास फॉरेन करेंसी नहीं थी, जिसकी वजह से क्लास सरकार को गोल्ड रिजर्व्स को बेचना पड़ा। इतने बुरे हालात हो गए थे कि 14 डेज का बिल पे करने के लिए भी, नेक्स्ट 14 डेज का बिल पे करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था। क्यों, हम $100 का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे हाथ में $100 है, इंपोर्ट कर रहे हैं $150 का, तो ये 100 चला गया, 50 और कहाँ से आएगा। तो अपने रिजर्व में से निकालेंगे, भंडार में से निकालेंगे, गुल्लक तोड़ के पैसे निकालेंगे। जब रिजर्व में से पैसा निकाल रहे हैं तो रिजर्व खत्म हो गया था लगभग हमारा, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हर कंट्री अपने पास फॉरेन करेंसी का भंडार रखती है ताकि वो बाहर से चीज़ों को, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को इंपोर्ट कर सके। अगर वही खत्म हो जाएगा तो हमारे यहाँ क्रूड ऑयल आना बंद हो जाएगा, पेट्रोलियम आना बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठप पड़ जाएगा, हमारे घर तक अनाज नहीं पहुंचेगा, लोग काम करने ऑफिस तक नहीं जा पाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए क्लास हमारे पास रिजर्व इकट्ठा होना जरूरी है। महंगाई बढ़ रही थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में था, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी का रिजर्व कम था, इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज़्यादा था और लोन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा था। जो परफॉर्मेंस था सरकारी कंपनीज का वो भी अच्छी नहीं थी। यही रीज़न थे क्लास रिफॉर्म्स को इंडिया में रिड्यूस करने के। आगे चल के हम जब रिफॉर्म्स के फायदे पढ़ेंगे कि यार रिफॉर्म्स आने के बाद से फायदा क्या हुआ, तो यही सेम पॉइंट क्लास सब जगह फायदा बन जाएगा। अभी ये कमी है, प्रॉब्लम से अभी ये है ना, जैसे मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था तो ये प्रॉब्लम है, डेफिसिट खत्म हो गया तो फिर वो क्या हो गया, एक बेनिफिट हो गया, सॉल्यूशन हो गया। लाइक हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया था तो ये एक प्रॉब्लम थी, सरकार ने रिफॉर्म्स लाया और फिर एक्सचेंज जो रिजर्व है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इसको हम रिवर्स करेंगे आगे चल के। ठीक है, चलो अब सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे पढ़ना था वो था लिबरलाइजेशन, L फॉर लिबरलाइजेशन। अभी लिबरलाइजेशन है क्या, इट मींस एंड ऑफ लाइसेंस एंड रेस्ट्रिक्शंस प्रीवियसली इम्पोज। इम्पोज मतलब थोपना, जबरदस्ती, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट।
तो सरकार पहले सोचती थी कि बाहर से कंपनियों को ना आने दे ताकि लोग हमारे देश से माल खरीदे, लेकिन ये जो सोच है ना, ये क्लास पूरी तरीके से 1991 के बाद बिल्कुल पलट गया, बिल्कुल विपरीत हो गया कि आने दो उनको, हम कंपटीशन करेंगे। लिबरलाइजेशन किस तरीके से हुआ? नो रिक्वायरमेंट फॉर लाइसेंस। सिर्फ 5 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें काम करने के लिए तुम्हें सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। बाकी क्लास आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्लास आप अपना काम कर सकते हो। 5 के नाम क्लास अभी बताऊंगा, आप कमेंट में लिख के भी जाओगे आज। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अगर अपना बिजनेस का स्केल बढ़ा रहे हो ना, आप बिजनेस एक्टिविटी बढ़ा रहे हो, सरकार से पूछना पड़ता था क्यों भाई, हमारा बिजनेस जैसे मर्जी वैसे करेंगे, सरकार ने वो हटा दिया रोक टोक। अपने हिसाब से आप सामान की कीमत के प्राइस फिक्स कर सकते हो, मेजरली गुड्स के प्राइस आप अपने हिसाब सेट करो, आपने सामान कितने का बनाया, आपकी कॉस्टिंग कितनी लग रही है, उसके हिसाब से अपना प्राइस आप खुद सेट करो। टैक्स रेट सरकार ने खत्म कर दिया, मतलब कम कर दिया, सॉरी खत्म तो नहीं, कम कर दिया। और अननेसेसरी कंट्रोल जितने भी थे ना, बिना मतलब के रोक टोक जितने भी थे कंपनीज के ऊपर, वो रोक टोक हटा दिया ताकि कंपनी फ्रीली आए और फ्रीली हमारी कंट्री में आकर अपना बिजनेस करे। क्या फायदा रोक टोक लगाने का? इतना रोक टोक लगाओगे तो लोग बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। अगर कारखाने नहीं खुलेंगे तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, लोगों को काम अगर नहीं मिलेगा तो लोगों की इनकम कम होगी, लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, और किसी का खर्चा किसी की इनकम बनती है, अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। इसलिए सरकार ने अननेसेसरी कंट्रोल हटा दिया, और क्लास इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो प्रोसेस थे, जो प्रोसीजर था बाहर से जो खरीदने का बेचने का, उसको बहुत सिंपल कर दिया। नाउ कंपनी कैन इजीली डू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये सब था क्लास लिबरलाइजेशन के अंदर। नाउ लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा अलग अलग सेक्टर में, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर सरकार ने ये लिबरलाइजेशन किया तो इससे इंडस्ट्रीज पे क्या फर्क पड़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या फर्क पड़ा? एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग की आपको जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, अब आपको लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एबोलिश यानी खत्म कर देना, मिटा देना, हटा देना सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। Under this policy, no license are required for setting up new industrial unit or for expansion of existing unit। नए कारखाने लगाओ या existing unit को expand करो, भैया आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। तो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको चेंज कर दिया क्लास, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। शुरू में क्लास इन्होंने 18 इंडस्ट्री रखी थी जिनमें 18 इंडस्ट्रीज में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग में जब रिफॉर्म्स आया, लेकिन धीरे 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 रिफॉर्म सिर्फ 1991 में नहीं आया, उसकी पॉलिसी क्लास जो है अब तक चलती हुई आ रही है, आगे तक लगाते हुए आ रहे हैं उसको। लाइसेंसिंग थ्रू लेटर, इन्होंने क्लास सिर्फ 5 ऐसी इंडस्ट्रीज रखी जिनमें क्लास आपको लाइसेंस की जरूरत है। शुरू में 18 था, बाद में 5 कर दिया। दीज वर लिक्वर, दारू, लिखो दारू सिगरेट, ये तो आप कहीं भूलोगे नहीं, ठीक है, दारू फूफू सिगरेट, ठीक है, इनमें क्लास। और क्या डिफेंस इक्विपमेंट, देखो दारू सिगरेट में लाइसेंस चाहिए, नहीं तो दारू में मिलावट करके बेचोगे आप, फिर लोग मरेंगे। सिगरेट जो है वो भी क्लास एक तरीके से नशीली पदार्थ है, तो ऐसे रैंडमली किसी के हाथ दे नहीं सकते, कोई भी उठ के सिगरेट का काम थोड़ी करने लग जाएगा। डिफेंस इक्विपमेंट, पता चले क्लास आपने जवान मूवी में देखा ही है क्लास इस सीन को, डिफेंस इक्विपमेंट क्लास सिलेक्टेड, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, तो आपका बंदूक जो है एंड टाइम पे मतलब चलेगा ही नहीं, आपके बम फटेंगे नहीं एंड टाइम पे, लोग मारे जाएंगे। तो भैया इसको क्लास सोच समझ के आपको देना है, लाइसेंस चाहिए। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव समझते हो ना, विस्फोटक, ऐसी चीज़ें बना रहे हो क्लास तो खतरा है समाज को, तो भैया आपको लाइसेंस लेना है। या कोई केमिकल आप जो है बना रहे हो, ऐसा केमिकल जिसके लीक होने से क्लास भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी, कोई गैस है, कोई ऐसा केमिकल है, तो इन सब के लिए भैया आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है। इनके अलावा आप कोई बिजनेस करते हो तो नो नीड लाइसेंस, फ्री लिबरल कर दिया। सेकेंड, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सरकार पहले कह रही थी 17 इंडस्ट्री पूरा हम चलाएंगे, 12 इंडस्ट्री में हम सपोर्ट लेंगे प्राइवेट से, क्लास सरकार ने बाद में 17 को हटाकर क्लास सिर्फ और सिर्फ 3 इंडस्ट्री कर दिया। आप अगर डिफेंस में हो, एटॉमिक एनर्जी हो या रेलवे हो, इन 3 काम को प्राइवेट लोग नहीं कर सकते, सरकार ही इनका काम करेगी। तो ध्यान रखना, पहला इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म कर दिया, दूसरा पब्लिक सेक्टर का जो रोल है ना वो क्लास 17 से घटाकर सिर्फ 3 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो पब्लिक कहती है, सरकार कहती है हम करेंगे, बाकी आप नहीं करोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहले हुआ क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती थी ना, छोटी छोटी इंडस्ट्री जो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनको सरकार ने कह रखा था कि भैया कुछ प्रोडक्ट हम आपके लिए रिजर्व कर रहे हैं, इसे आप ही बनाएंगे, बड़ी कंपनी नहीं बना सकती। लेकिन बाद में सरकार ने क्लास उसको डी रिजर्व कर दिया, यानी कि अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मेनी गुड्स produced by small scale industry have now been de-reserved, increase investment limit for small scale industry to 1 करोड़। 2016 की बात है, 2016 में ये लिमिट 1 करोड़ थी, आज ये लिमिट क्लास जो है वो 10 करोड़ है। सरकार ने क्लास इनकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी बढ़ा दी, और साथ में देखो 5 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया ना,
5 लाख 1955 का, 1950 का है वो 5 लाख। अभी इतना आगे चल के आया 2016 में क्लास इन्होंने लिमिट बढ़ा दी 1 करोड़, यानी जिनके बिजनेस में 1 करोड़ का एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है उनको क्लास हम लोग 1 करोड़ है उससे कम का, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बट हाँ, जो प्रोडक्ट उनके लिए रिजर्व कर रखा था पहले वो डी रिजर्व कर दिया, मतलब अब उसे कोई भी बना सकता है, बड़ी कंपनी भी उसको बना सकती है। Freedom to import of capital goods due to liberalization of industries, free are class industries are free to कैपिटल गुड्स, यानी कि जो मशीन है उसको अपग्रेड करना, मशीन को बाहर से मंगाना, ये बहुत आसान हो गया। मतलब फ्रीडम है, आप कितनी भी मशीन बाहर से मंगा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है उसके लिए। एबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, पहले एक एक्ट हुआ करता था MRTP एक्ट, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, 1969 का एक्ट था। इस एक्ट को खत्म करके एक नया एक्ट जो है वो लिया है क्लास, MRTP एक्ट को रिप्लेस कर दिया कॉम्पिटिशन एक्ट ने। एक्चुअली MRTP एक्ट के अकॉर्डिंग जिस कंपनी के पास 100 करोड़ से ज्यादा की एसेट है वो एक बड़ी कंपनी है और कहीं वो मोनोपोली क्रिएट ना कर दे तो हर चीज के लिए क्लास सरकार उससे पूछती थी। मोनोपोली मतलब वो अकेला मालिक ना बन जाए, छोटी छोटी कंपनियों को दबा के उनको खरीद के, इसीलिए क्लास सरकार ने एक्ट बनाया था। तो उन्हें बहुत सारे रोक टोक का सामना करना पड़ता था बड़ी कंपनियों को, जो लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। आप उन कंपनी को टॉर्चर करोगे, परेशान करोगे, नए नए रूल्स लेके आओगे तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। इसीलिए क्लास सरकार ने उसको बंद करके MRTP एक्ट को नया एक्ट बना दिया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो ये थे क्लास इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन हुआ कब हुआ, कैसे हुआ, उसके होने से क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या फर्क पड़ा उससे। नॉट ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन फाइनेंशियल सेक्टर, यानी जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, यानी कि बैंकों की बात चल रही है, फाइनेंस यानी बैंक्स, ठीक है ना। तो उस फाइनेंशियल सेक्टर को लिबरलाइजेशन से क्या फर्क पड़ा, यानी जब लिबरलाइजेशन हुआ तो उससे फाइनेंशियल सेक्टर के 3 पॉइंट है। सबसे पहला, चेंज इन रोल ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल चेंज हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी तक जो था वो कंट्रोलर था, वो सिर्फ बैंकों पे कंट्रोल करता था, उनको देखता था नियम कानून सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बाद में क्लास RBI बन गया फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब क्या है कि नाउ RBI इज हेल्पिंग टू कमर्शियल बैंक, उनको ग्रो करने में, उनको पॉलिसी लागू करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मदद करती है कमर्शियल बैंक की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ क्लास कंट्रोल नहीं करती कमर्शियल बैंक के ऊपर, वो फैसिलिटेट करती है, उनकी हेल्प करती है, उनको ग्रो करने में, उनके क्लास चीज़ों को सही से मैनेज करने में, उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाती है, सब कुछ करती है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, अब जब क्लास फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आया तो नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक कंटिन्यूसली इंक्रीज हो गए, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की तादाद जो है वो क्लास काफी ज्यादा बढ़ने लगी। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से अगर हमारे यहाँ कोई बैंक्स खोलना चाहता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट क्लास 51% तक बढ़ा दी गई, यानी कि अगर आप इंडिया में आके अपना बैंक खोलना चाहते हो तो किसी इंडिया के साथ, किसी इंडियन रेजिडेंट के साथ मिलकर आप खोल सकते हो बैंक, लेकिन आप 51% तक की ओनरशिप भी खुद रख सकते हो, मतलब ज्यादा हिस्सा आप अपने पास रख सकते हो, बट हाँ किसी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये लिमिट जो है वो क्लास बढ़ा दी गई। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के 3 पॉइंट है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में इन्होंने सिर्फ 2 काम किया। पहला, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अच्छे से अडॉप्ट कर लिया, यानी कि डिमांड सप्लाई के बेसिस पे अब एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डी वैल्यूएशन। मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट में पढ़ाया भी था, डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या है, अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को गिरा दो, सस्ता कर दो अपनी करेंसी की वैल्यू, ताकि लोग बाहर से आए और हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान खरीद के ले जाएं, क्योंकि हमारी करेंसी सस्ती है। अब सोचो अमेरिका वाले $1 लेके आते हैं इंडिया में, और $1 में वो समझ लो 2 बर्गर खा के जा सकते हैं, वही मैकडी के $1 में 2 बर्गर खा के जा सकते हैं, सोचो। और हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो हमें क्लास मतलब 100-150 रुपये में कहीं एक जाके बर्गर मिलेगा। तो वो लोग यहाँ से ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, हमारी करेंसी अगर सस्ती है तो वो हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ध्यान सुनना, वो लोग हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी आएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में थी, उसको सॉल्व करने के लिए सरकार ने फाइनली डिसाइड किया डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। 18 से 19% तक हमारी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया और एक्सचेंज रेट जो है ये भारी हो गया, देखो तभी ये नीचे आ गया ना, ये हल्का हो गया तो ऊपर चला गया। तो डीवैल्यूएशन कर दिया क्लास, यानी कि रुपीज़ की इंपोर्टेंस को जो है वो कहीं ना कहीं इन्होंने कम कर दिया, और डीवैल्यूएशन करने की वजह से क्लास हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी की जो कमी थी वो पूर्ति होने लगी। ये था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर।
एक रिफॉर्म और लेके आई क्लास, ये टैक्स रिफॉर्म्स। ये सारे रिफॉर्म्स थे, टैक्स रिफॉर्म इज लास्ट जो टैक्स रिफॉर्म लेके आई। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म लेके आए। रिफॉर्म्स कैसे लाए, रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा थे ना, उसको कटौती किया। आप देख रहे हो, टैक्स की कटौती करी। रिफॉर्म्स लेके आए क्लास इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी कम कर दिया। इंपोर्ट पे टैक्स जो है लगाया है, लेकिन एक्सपोर्ट पे हटा दिया टैक्स। एक्सपोर्ट को हमारी सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दिया। एक्सपोर्ट एग्जाम्प्ट है, यानी अगर आप 100 रुपए का सामान देश को सेल कर रहे हो तो सरकार आपसे 1 रुपया नहीं लेगी। आप बाहर को सॉरी बाहर बेच रहे हो अब्रॉड में, तो आप 100 रुपए का ही बेचो। तो अमेरिका वालों को, जापान वालों को, चाइना वालों को उनको सामान 100 रुपए का ही मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो जितने का सामान है उतने का बेचो, सरकार आपसे 1 रुपया टैक्स नहीं लेगी। अगर सरकार टैक्स लेती मान लो 50 रुपए, तो आपका सामान हो गया 150 रुपए का। फिर अमेरिका वालों को ये सामान महंगा पड़ेगा, जापान वालों को ये सामान महंगा पड़ेगा, चाइना वालों को सामान महंगा पड़ेगा। वो लोग नहीं खरीदेंगे महंगा होगा तो फिर हमारा धंधा बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ 10 लोग काम करते थे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए सरकार उनको प्रमोट करती है कि भाई कोई बात नहीं, हम आपसे 1 रुपया टैक्स लेंगे नहीं, आप आराम से बाहर सामान बेचो, अपनी मार्केट बनाओ और इंडिया में आप सामान बनाओ और उनको क्लास क्या करो, देश के लोगों को रोजगार दो, उनको एम्प्लॉयमेंट दो। तो ये थे टैक्स रिफॉर्म। पहला इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस किया, डायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस किया, और लास्ट में सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस। टैक्स देने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। आज भी हमारी कंट्री में टैक्स लोगों को ज़्यादा लगता है। अमीर लोगों के लिए ऑब्वियसली टैक्स ज़्यादा है। क्लास अगर कोई अमीर है तो उसको लगभग अपनी इनकम का आधा टैक्स ही देना पड़ जाता है। लाइक 100 रुपये कमा रहा है तो 45 रुपये अप्रॉक्सीमेटली 43, 44, 45 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली उसे टैक्स देना है, जो करोड़ों में कमा रहा है। तो टैक्स रेट तो ज़्यादा है ही, लेकिन टैक्स का प्रोसेस बहुत आसान है। आज सेल्फ इवोल्यूशन टैक्स है। मैं कितना कमाता हूं मैं सरकार को बता के टैक्स भर दूं, सरकार ने मेरे को ऑप्शन दे रखा है। क्लास पहले चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो टैक्स का जो प्रोसेस है बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पे ट्रेड रिलेटेड टैक्सेस के रिगार्डिंग, उसको सरकार ने सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये थे क्लास आपके टैक्स रिफॉर्म्स। ठीक है, अगला है क्लास ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सेम टू सेम टैक्स जैसा, ये पॉइंट्स रिपीट मिलेंगे इसके अंदर। सरकार पहले टैरिफ और कोटा लगा रही थी। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या बोलते हैं, कोटा। सरकार पहले क्या कर रही थी, क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट करती थी, भैया इससे ज्यादा क्वांटिटी आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। 1991 में क्लास आपने 1950 टू 1990 वाले चैप्टर में पढ़ा कि सरकार कोटा लगाती है और क्लास यहाँ पे टैरिफ लगाती है, अलग अलग रेट बढ़ाती है ताकि बाहर से लोग इंपोर्ट ना करें। लेकिन सरकार ने क्लास ऐसे सारे जो रोक टोक थे उसे हटा दिया। क्लास रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, जो भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस था, क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो, उसे हटा दिया। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने फ्री कर दिया। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी को फ्री कर दिया जो पॉइंट है वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में आएगा। जबकि टैक्सेस को कम किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम किया ताकि लोग ईमानदारी से टैक्स पे करें, वो टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी वाला जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में आएगा। लोगों के लिए टैक्स कम कर दिया, वो टैक्स रिफॉर्म के अंदर आएगा ताकि लोग ईमानदारी से टैक्स पे करें। क्योंकि गरीब था भारत, तो कहीं ना कहीं टैक्स को कम करना पड़ेगा। अभी भी भारत गरीब है, यानी कि बहुत सारे लोग जो अभी भी अमीर नहीं है भारत में, अमीर छोड़ो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार टैक्स में कंसेशन देगी उनको और अमीरों से टैक्स वसूलेगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी को एग्जाम्प्ट कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को माफ कर दिया, यानी कि आप एक्सपोर्ट करोगे एक्सपोर्ट फ्री है। इंपोर्ट ड्यूटी को भी कम कर दिया। पहले इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा था ताकि लोग बाहर से इंपोर्ट ना करें, उस इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने क्या किया, रिड्यूस किया। और इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे टैक्स वाले बिल्कुल इसके अंदर, लाइसेंसिंग सिस्टम को आसान कर दिया। आप आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले सकते हो। पहला एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी, इंपोर्ट पे टैक्स कम कर दिया, कोटा हटा दिया और इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को आसान कर दिया, रिलैक्सेशन दे दिया उसमें। आप आसानी से इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम ले सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ये था लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन एवरी पॉलिसी, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इन सब में किसी भी एक से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। वो कौन सा आएगा क्लास, ये तो क्लास कह नहीं सकते, लेकिन हाँ कोई ना कोई आएगा जरूर इन रिफॉर्म्स में से, तो इनको पढ़ के अच्छे से याद जरूर कर लेना। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही क्लास। अगर आप CUET की पढ़ाई अभी से मेरे साथ करना चाहते हो लाइव, तो क्लास CUET का कोर्स SPCC ऐप पे अवेलेबल है। साथ में क्रैश कोर्स जो 12th का जो लाइव प्रिपरेशन चलेगी मेरे साथ टिल लास्ट डे ऑफ एग्जाम। एंड बाकी चैप्टर कैसा लगा अभी तक जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कोई डाउट हो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।